कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे। आप लोग को पता चल गया होगा पिछले लगभग 1 सप्ताह से क्लास नहीं आता होगा। कोई पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं आया है। अब कंटिन्यू होगा। अपना लोग पढ़े थे जीव जगत, द लिविंग वर्ड, पहला चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। पार्ट 1 पढ़ाने में एक टॉपिक आपको छूट गया था लाइट की वजह से, लाइट कट जाने की वजह से, जो था कोशिका, कोशिकीय क्रिया या संगठन जो था 5वां पार्ट उसका छूट गया था। वहां से ही आज स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर का नाम है जीव जगत। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द लिविंग वर्ड या लिविंग वर्ड। इसी में पढ़ रहे थे कोशिकीय संगठन। कोशिकीय क्रिया या संगठन। देखिए, इसका परिभाषा सिंपल है, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। पृथ्वी पर जितना भी जीव है किससे बना हुआ है? कोशिका से। कोई जीव एक कोशिका से बना होता है, कोई जीव 2 कोशिका से बना होता है, कोई जीव बहुत सारी कोशिकाओं से क्या होता है? बना होता है। तो इसका सिंपल परिभाषा देंगे, जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। जैसे परिभाषा देखिए, जीवों के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। नीचे में लिख लीजिएगा, एरो देखिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव, सारे जीव कोशिकाओं से बना होता है। देखिए, कुछ समझिए। देखिए, ये क्या है? आपका कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका से बनेगा आपका क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। उत्तक से क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग से क्या बनेगा? अंगतंत्र। अंगतंत्र से क्या बनेगा? संपूर्ण शरीर का निर्माण होगा। संपूर्ण शरीर का क्या होगा? निर्माण। यही प्रोसेस से अपना लोग का बॉडी का निर्माण होगा या कोई भी जीव का निर्माण होगा। तो देखिए, तो हम क्या बोले, पहले बताए थे, कोई जीव एक स्तर कोशिका का होता, कोई 2 स्तर का, कोई अनेक कोशिकाओं से बना जीव होता। तो कोई जीव क्या होगा? एक कोशिकीय स्तर का जीव होगा। कोई जीव क्या होगा? उत्तक स्तर का जीव होगा। कोई जीव क्या होगा? अंग स्तर का। कोई जीव क्या होगा? अंगतंत्र स्तर का। कोई जीव शरीर स्तर का। अपना लोगों का जो शरीर बना हुआ है बहुत कोशिकाओं से मिलकर क्या है? बना हुआ है। तो आप लोग कोशिका समझ गए होंगे, इसका परिभाषा समझ गए। कोई भी जीव हो उसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका। देखिए, यहाँ समझिएगा, संरचनात्मक मतलब होता है संरचना, चित्र, फिगर, आकृति। संरचनात्मक मतलब आकृति, चित्र। तो समझ गए। अब दूसरा इसमें बात आया है क्रियात्मक।
मतलब कार्य करना, कार्य करना, क्रियात्मक मतलब कार्य करना। तो जीवों में जो संरचना और कार्य करता है उसी को क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। और कोशिका के पूरे डिटेल से आप बता दिए। पृथ्वी पर जो सारे जीव है किससे बना हुआ, कोशिका से। ये जो है पिछले क्लास का एक टॉपिक छूट गया था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आज अपना लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जिसमें है जैव विविधता या जैविक विविधता। जैव विविधता या जैविक विविधता दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो अगले, चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। क्या है, जैव विविधता। क्या है, जैव विविधता। लिखिएगा आप, जैव विविधता, विविधता। इसको दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे या दूसरा नाम क्या बोलेंगे, जैविक विविधता। ऑब्लिक देख वो भी लिख लीजिएगा, जैविक विविधता, दोनों नाम लिख लेना है। देखिए है क्या, पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले सभी जीव को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, जैव विविधता। परिभाषा ध्यान सुनिएगा, याद हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले सभी जीवों के सामूहिक रूप को क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले सभी जीवों सभी प्रकार के जीवों को सामूहिक सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, जैव विविधता, जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, जैव विविधता या जैविक विविधता कहेंगे। अपना लोग या जीव जंतु पेड़ पौधा कोई भी चीज कहाँ रहता है, पृथ्वी की सतह पर ही रहते हैं। इसीलिए परिभाषा हम दिए हैं, पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों के सामूहिक रूप को क्या कहेंगे, सामूहिक रूप को क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। देखिए हमारे वैज्ञानिक क्या किए हैं, अध्ययन करते रहते, कुछ ना कुछ का क्या करते हैं, अध्ययन करते रहते। तो अभी तक 1.8 मिलियन जीवों का जो है क्या किया है, अध्ययन किया है। 1.8 मिलियन जीवों का क्या किया है, अध्ययन किया है। 1.8 मिलियन का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता होगा, 18 लाख। इसको क्या बोलेंगे, 18 लाख। 1.8 मिलियन का मतलब क्या होता है, 18 लाख जीवों का लगभग अध्ययन कर चुका है। जिसमें से क्या है, 10 लाख पादप का अध्ययन किया चुका है, पादप प्रजाति का अध्ययन किया कर चुका है। और बचा कितना, लगभग 7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख क्या किया है, जंतु प्रजाति का अध्ययन किया है। कितना, 1.8 मिलियन का मतलब 18 लाख होता है। 18 लाख में लगभग 10 लाख क्या है, पादप प्रजाति का अध्ययन किया है, इसमें पेड़ पौधे आ जाएगा। और बचा 7 से 8 लाख, उसमें क्या क्या है, जंतु प्रजाति का अध्ययन कर चुका है। यहाँ तक समझ गए। 1.8 मिलियन में 1 मिलियन किस में है, पादप में, और 8 लाख क्या है, जंतु में है। समझ गए। तो इसमें क्या है, 10 लाख क्या है, 10 लाख
पादप का अध्ययन, पादप का अध्ययन, और 7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख जंतु का अध्ययन कर चुका है। अभी तक हम लोग को कितना, पृथ्वी पर अभी तक हम लोग को लगभग 17 से 18 लाख जीवों के बारे में बता चुका है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उससे आगे भी अभी रिसर्च चालू है। जैसे जैसे रिसर्च कंप्लीट होगा, इससे भी आगे होते जाएगा। लेकिन अभी तक रिसर्च कंप्लीट करके अध्ययन कर चुका कितना, लगभग 17 से 18 लाख जीवों का कर चुका है। तो यहाँ समझ जैव विविधता और उसके मतलब प्रकार के द्वारा कितना जीव का अध्ययन कर चुका है, 17 से 18 लाख। अब देखिए आएंगे, दूसरा टॉपिक इसी का है, क्या है, उसका नाम है वर्गीकी। क्या है, वर्गीकी, कैसे अलग अलग भागों में बांटा है जीवों को, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला क्या, वर्गीकी, इसके बारे में समझिए वर्गीकी क्या है। देखिए वर्गीकी क्या है, किसी भी जीव का पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का कर्मिक रूप से अध्ययन किया जाना ही क्या है, वर्गीकी है। क्या परिभाषा, किसी भी जीव का पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण के कर्मिक रूप को ही क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे। तो आइए हम परिभाषा लिखते हैं। किसी जीव का, किसी जीव का, जीव का पहचान, पहचान, नामकरण, नामकरण तथा वर्गीकरण, वर्गीकरण के कर्मिक रूप को ही वर्गीकी कहते हैं। किसी जीव का पहचान, नामकरण, किसी जीव का क्या बोलेंगे, पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण के कर्मिक रूप, कर्मिक रूप के अध्ययन को, कर्मिक रूप के अध्ययन लिख लीजिएगा यहाँ, कर्मिक रूप के अध्ययन, अध्ययन, कर्मिक रूप के यहाँ लिख लेना, कर्मिक रूप के अध्ययन को ही क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे। किसी जीव को पहचानना है, उसके बाद उसका नामकरण करना है, उसके बाद उसका वर्गीकरण के कर्मिक रूप को, कर्मिक रूप के अध्ययन को क्या कहेंगे, वर्गीकी कहेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी जीव को अपना लोग पहचानेंगे, तभी ना उसका नामकरण करेंगे, तभी ना वर्गीकरण करके देखेंगे इस जाति में आएगा या इस वर्ग में आएगा या उस वर्ग में जाएगा। तभी तो पहले तो पहचानना ही पड़ेगा, तभी ना उसका नामांकन करेंगे। नामांकन करने के पश्चात ही हम लोग बता पाएंगे इस जीव में जाएगा, इस वर्गीकरण में होगा, इस वर्गीकरण में होगा। यही क्या है, वर्गीकी। इसका सिंपल परिभाषा याद रखना है। किसी जीव को हम क्या करेंगे, पहले पहचान लेंगे, नामकरण कर लेंगे, वर्गीकरण के सामने अध्ययन, कर्मिक अध्ययन को क्या कह देंगे, वर्गीकी कहेंगे। इसका सिंपल है। देखिए वर्गीकरण का, वर्गीकरण का आधुनिक नाम है सिस्टेमेटिक्स। क्या नाम है, सिस्टेमेटिक्स। क्या, सिस्टेमेटिक्स। वर्गीकरण का आधुनिक नाम है आधुनिक नाम
सिस्टेमेटिक्स, क्या है नाम? सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स वर्गीकरण का आधुनिक नाम। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है वर्गीकरण का आधुनिक नाम क्या? सिस्टेमेटिक, या सिस्टेमेटिक किसका आधुनिक नाम है? तो वर्गीकरण, वर्गीकी का। तो ठीक, यहाँ तक जान लिए। सिस्टेमेटिक का जनक कौन है? किस आदमी ने रखा था या किस वैज्ञानिक ने रखे थे? तो उसका नाम है केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस, इसका जनक कौन है? सिस्टोमेटिक का जनक, सिस्टोमेटिक का जनक कौन है? केरोलस, केरोलस लीनियस, लीनियस। आधुनिक वर्गीकरण या सिस्टोमेटिक्स का जनक कौन है? केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस। यहाँ तक समझ गए होंगे। वर्गीकी का आप लोग को पूछ देगा वर्गीकी का आधुनिक नाम क्या है? तो सिस्टोमेटिक्स है, इसका जनक कौन है? केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस है, केरोलस लीनियस। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो अब देखिए अगला टॉपिक आपका आता है नाम पद्धति। आगे क्या पढ़ेंगे? नाम पद्धति। क्या पढ़ेंगे? नाम पद्धति। देखिएगा अगला है नाम पद्धति। नाम पद्धति, नाम पद्धति। नाम पद्धति आखिर क्या चीज है? ये जो है नाम पद्धति आखिर क्या चीज है? प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, उसी नाम से पूरे संसार में जाना जाता है, उसे ही नाम पद्धति कहेंगे। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, उसी नाम से वह पूरे संसार में जाना जाता है, उसे ही क्या कहेंगे? नाम पद्धति कहेंगे। जैसे अपना लो, कोई मान लो मेरा नाम राजू है या मोहन है या श्याम है, कुछ भी है, तो उस नाम से हमें अमेरिका में तो नहीं जानेगा या इंग्लैंड में तो नहीं जान पाएगा जब तक बताएंगे नहीं। तो वहां का लोग हमको देखेगा तो कैसे, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? उसके लिए एक मानक नाम दिया गया है, उसके लिए ही एक मानक नाम दिया गया जो पूरे संसार में जाना जाए उस नाम से। जैसे आप लोग यहाँ कद्दू खाते हैं, सब्जी ले लीजिए, कद्दू खाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि इंग्लैंड में भी कद्दू को कद्दू ही कहा जाता होगा, ऐसा बात नहीं। तो हमारे कद्दू का सिंपल हमारे देश में भी आ जाइए, जैसे बिहार में कद्दू कहा जाता है, तो बंगाल में ऐसा थोड़ा है कि कद्दू ही कहा जाएगा, तमिलनाडु में थोड़ा ही कद्दू कहा जाएगा, तो वहाँ कुछ और नाम होगा। लेकिन कद्दू का ही एक ऐसा नाम रखा गया, मानक नाम, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाता है उस नाम से। तो जैसे उसी को हम क्या कहेंगे? नाम पद्धति कहेंगे। धीरे धीरे इसके बारे में पूरा और अच्छा से क्लियर करते हैं। देखिए नाम, किसी भी प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीव का, जीव का एक मानक नाम होता है। उसी नाम से
उसी नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। नाम पद्धति कहते हैं। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जो उसी नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। उसको क्या कहेंगे? उसी को हम क्या कहेंगे? नाम पद्धति कहेंगे। नाम पद्धति समझ गए। इसके बारे में धीरे धीरे क्लियर करता, आगे आप लोग को धीरे धीरे और क्लियर कर देंगे। देखिए, मेरा नाम राम मोहन श्याम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदर जगह जाएंगे तो हमको नहीं पता। तो लेकिन हमको होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो रखा गया है होमोसेपियंस, उस नाम से पूरे संसार में किसी को पूछिएगा तो बता देगा। क्या करेगा? बता देगा। पढ़ा लिखा इंसान से पूछिएगा तो हर एक जगह पहचान, हर एक जगह पृथ्वी कोई कोना पे चल जाएंगे तो जैसे हमको देखेगा तो पहचान जाएगा होमोसेपियंस ही है। उसके बाद मेरा नामांकन होगा। तो वही बात है, प्रत्येक जीव का एक क्या होता है? मानक नाम होता है जो उसी नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। वही क्या है? नाम पद्धति है। नाम पद्धति हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं, अगला पॉइंट है नाम पद्धति के बाद नामकरण। क्या अगला पॉइंट? नामकरण। नामकरण, उस पे चलते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, नामकरण। इसका परिभाषा होगा किसी जीव का, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम देना ही नामकरण कहलाता है। नामकरण कहलाता है। देखिए, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम देना ही क्या है? नामकरण है। नामकरण, किसी जीव का वैज्ञानिक नाम देना ही नामकरण है। नामकरण दो टाइप का होता है। पहला द्विनाम पद्धति, दूसरा त्रिनाम पद्धति। पहला टाइप क्या हुआ? द्विनाम पद्धति, और दूसरा क्या? त्रिनाम पद्धति। इसको पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला टाइप लिखते हैं इसका, टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। नामकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। तो पहला टाइप इसका है द्विनाम नाम पद्धति, और दूसरा टाइप है इसका त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, और अगला है त्रिनाम पद्धति। देखिए कि नोमेनक्लेचर मतलब नामांकन का दो गो टाइप है। पहला है द्विनाम पद्धति और दूसरा है त्रिनाम पद्धति। तो पहला पढ़ना है द्विनाम पद्धति क्या है। द्विनाम पद्धति क्या है? किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो लैटिन शब्दों में दिया जाता है। किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो लैटिन शब्दों में दिया जाता है, जिसमें पहला शब्द क्या करता है? उस जीव के वंश को दर्शाता है, और दूसरा शब्द उस जीव के जाति को दर्शाता है। तो उसको ही क्या कहेंगे?
द्विनाम पद्धति। किसी जीव के वैज्ञानिक नाम दो लैटिन शब्दों में दिया जाता है। किसी जीव के वैज्ञानिक नाम, इसको मिटा देते हैं, जगह हो जाएगा, द्विनाम पद्धति। किसी जीव के वैज्ञानिक नाम दो लैटिन शब्दों में दिया जाता है जिसमें से पहला शब्द उस जीव का वंश को दर्शाता है तथा दूसरा शब्द उस जीव के जाति को दर्शाता है। वही क्या द्विनाम पद्धति। किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो लैटिन शब्दों में दिया जाता है जिसमें से पहला शब्द उस जीव का वंश को दर्शाता है तथा दूसरा शब्द उसी जीव के जाति को दर्शाता है, उसको द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या है? किसी वैज्ञानिक द्वारा किसी जीव को दो लैटिन शब्दों में दर्शाया जाता है या दिया जाता है जिसमें से पहला शब्द उस जीव का क्या करता है, वंश को दर्शाता है, और दूसरा शब्द उसी जीव के जाति को दर्शाता है। पहला वंश को दर्शाता, दूसरा जाति को दर्शाता, उसको ही क्या कहेंगे, द्विनाम पद्धति। देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं, परिभाषा नोट कर लिए तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। पद्धति समझ में आ गया, द्विनाम पद्धति आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका द्विनाम पद्धति का क्या कहना चाह रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं आम का। किसका लेते हैं एग्जाम्पल? आम का। एक एग्जाम्पल लेंगे आम का। देखिए फेरिका, FERA फेरिका इंडिका। इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिए। मेंजी फेरिका और दूसरा क्या है, इंडिका। मेंजी फेरिका जो है किसको दर्शाता है, वंश को। किसको दर्शाता है, वंश को। और इंडिका किसको दर्शाता है, जाति को दर्शाता है, जाति को। द्विनाम पद्धति पढ़ रहे हैं, द्विनाम पद्धति का एग्जाम्पल समझ रहे हैं। द्विनाम पद्धति है किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो लैटिन शब्द में दिया जाता है जिसमें से पहला शब्द क्या है, वंश को दर्शाता
और उसका दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। तो इसका एग्जाम्पल समझिए, लिए हैं आम। आम को क्या कहेंगे, वैज्ञानिक नाम क्या, मेंजीफेरिका इंडिका। इसमें से पहला शब्द जो है मेंजीफेरिका किसको दर्शाता है, वंश को दर्शाता है, और इंडिका जो है इस जाति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, जाति को। अब इसमें समझिए, इसको लिखने का तरीका होता है, इसको क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। तो रूल या तरीका कुछ लिखिए, रूल। इसको लिखने से पहले क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट रहेगा, एक क्या होता है, जाति, नहीं सॉरी, पहला होता है वंश, दूसरा क्या होता है, जाति। तो पहला क्या होगा, वंश, वंश एवं जाति होना चाहिए, पहला रूल है। इसका क्या है, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, वंश और जाति को अलग अलग अंडरलाइन में दर्शाएंगे। ये जो हम लाइन दे दी है ऐसे, ये इसका तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम समझाने के लिए शुरू में ऐसा लाइन हम दिए हैं। किसको करेंगे, वंश को क्या कर देंगे, सीधा अंडरलाइन कर देंगे, और जाति को भी क्या कर देंगे, सीधा अंडरलाइन। तो दूसरा बात लिखना है, वंश एवं जाति को अंडरलाइन करना। तो वंश और जाति को अंडरलाइन कर दिए, ऐसे लकीर खींच दिए, दोनों अंडरलाइन हो गया। पहला है, कोई जीव का क्या होना चाहिए, वंश और जाति होना चाहिए, तो वंश भी है, जाति है। दूसरा इसका क्या है, रूल, कि वंश जाति को क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन कर दिए, टेढ़ा टेढ़ा अंडरलाइन कर देंगे, या जैसे हम पहले किए थे वैसा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट टॉपिक है, इसको तिरछे तरीके से लिखते हैं, तिरछे तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं, तिरछे तरीके से लिखते हैं, तिरछे या टेढ़े तरीके से। अब इसका अगला चौथा रूल क्या है, वो समझते हैं। पहला में समझ गए, वंश एवं जाति होना चाहिए। दूसरा, वंश एवं जाति को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और तीसरा है कि इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए। चौथा इसका है, वंश का पहला लेटर, वंश का क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। और जाति का सारा लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। देख सकते हैं आप, हम वंश लिखे हैं, वंश का पहला लेटर देखिएगा जो है क्या है, एम जो है कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल लेटर में। बाकी सारा क्या है, स्मॉल है। और जाति में हम बोले हैं कि सारा लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो सारा लेटर क्या है, स्मॉल। एक तरीका है लिखने का। यहाँ शुरुआत कर दीजिएगा, कहिएगा इंडिका में आई जो है कैपिटल दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको शुरुआत करेंगे स्मॉल से ही। तो देख, इसमें लिखेंगे वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े लेटर में
लेटर में होना चाहिए तथा जाति का अंग्रेजी के छोटे लेटर में लिख लीजिए होना चाहिए। तो वंश का जो है पहला लेटर, देखिए वंश का पहला लेटर क्या होगा, अंग्रेजी अक्षर का कैपिटल होगा, बाकी क्या होगा सारा स्मॉल होगा। और जाति का जो है ना सारा का सारा लेटर क्या होगा, स्मॉल ही होगा। यही द्विनाम पद्धति लिखने का तरीका है। इसमें से एक भी मिस्टेक करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, द्विनाम पद्धति में गलत हो जाएगा। 4 रूल है, चारों रूल को ध्यान में रखना लिखने का।